ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किरचॉफ्स के दोनों लॉज समझ लिए थे और उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका रिलेशन केमिस्ट्री से भी है और फिजिक्स से भी है। ठीक है, तो एक फिजियो केमिस्ट्री करके एक सब्जेक्ट होता है। अगर कोई जैसे मास्टर वगैरह करता होगा केमिस्ट्री से, तो उसमें फिजियो केमिस्ट्री करके आता होगा, तो उसमें ये टॉपिक ज़्यादा पढ़ाया जाता है, इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक पढ़ना है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं समझाता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस का सिंपल अगर मैं मतलब बताऊं तो यूं है कि इलेक्ट्रिक की मदद से किसी प्लेट पर किसी दूसरे प्लेट को चढ़ाना, उसको हम कहते हैं प्लेटिंग करना या लेपन। क्या कहते हैं? प्लेटिंग या लेपन। हिंदी में कहते हैं लेपन, लेप देना। जैसे मैं यूं कहूं कि अगर तुम्हारे पास ये एक रॉड है लोहे की, ठीक है, लोहे की रॉड है, और मुझे इस पर लाल कलर चढ़ाना है। लाल कलर क्यों? मैं लाल को समझो कि ये तुम्हारा सोने का कलर है, ठीक है, गोल्ड। तो गोल्ड चढ़ाने के लिए, गोल्ड कलर चढ़ाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं गोल्डन पेंट मार दूं, है ना, या तो मैं ऐसा कोई मेटल लूं, जैसे कॉपर ले लेता हूं। कॉपर कॉपर वायर होता है, तो उसका भी कलर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा गोल्ड की तरह ही रहता है कॉपर वायर का। और उस कॉपर वायर को किसी तरीके से पिघला करके इस पर चढ़ा दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा लोहा भी गोल्डन गोल्डन हो जाएगा, है ना, कॉपर की तरह दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हम कॉपर को इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस में, कॉपर को पिघलाते नहीं है। हम इस कॉपर के ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी चीज मटेरियल किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो इसके ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उतार करके हम इस लोहे पर चढ़ा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे उतर के इस पे आ जाएंगे, वही कहलाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरे पर चढ़ जाना, चिपक जाना, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो, इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। जैसे कैसे करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस? तो हमें चाहिए रहेगा एक बीकर। इसको हम घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट। बीकर, इस बीकर के तुम्हारा कांच का होना चाहिए, ग्लास, ट्रांसपेरेंट हो जो दिखे, या ट्रांसपेरेंट ना भी हो लेकिन वो कांच का। मैं बताऊंगा क्यों। तो कांच के इस बीकर को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या है? वो बर्तन जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा। पहली चीज, हमें बर्तन की जरूरत पड़ेगी। इस बर्तन में हम डालेंगे पानी, पानी पानी। अब इस पानी में हम कुछ नमक घोलेंगे। नमक को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट, है ना, सॉल्ट। लेकिन ये सॉल्ट कौन सा? NaCl नहीं होगा। अगर देखो, अच्छा, सॉल्ट जो बना हमारा खाने वाला NaCl, इसमें Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। इतना तो केमिस्ट्री आता होगा सबको, है ना। तो अगर हम इसको भर देंगे इसमें, तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, और ये दोनों पानी में घुल जाएंगे। पानी के जो कण होते हैं H2O, इनके साथ मिक्स हो जाएंगे, बरोबर। लेकिन क्या हमें सोडियम का, Na क्या होता है? सोडियम। सोडियम का कोई कलर हमें पता है? नहीं। क्लोरीन का कोई कलर? नहीं। तो हमें ऐसा नमक चाहिए जिसमें कोई ना कोई कलर हो, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे अगर कॉपर चढ़ाना है, तो कॉपर मुझे कहाँ मिलेगा? तो कॉपर सल्फेट से मिलेगा, CuSO4 से मिलेगा। इसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। इसमें Cu2+ होता है और SO4 2-, ठीक है। हाँ,
ठीक है। तो ये Cu प्लस होता है और SO4 माइनस। ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये एक तरीके का सॉल्ट होता है, सॉल्ट। और इसका कलर ना, जब ये CuSO4 दोनों मिला रहता है तो ये नीले कलर का होता है, नीले कलर का, ब्लू कलर का। इसलिए इसे नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा। ये नाम सुना होगा कई बार 10वीं वगैरह में, है ना। हाँ देखो ये है नीला थोथा, ये नीला थोथा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब जैसे ही ये मैं कॉपर सल्फेट CuSO4 को इसमें मिक्स करूंगा, ये पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। और जैसे ही पानी के साथ मिक्स हो जाएगा तो ये इसे हम, इस पानी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा चीज लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट। लाइट 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 लाइज नहीं, लाइट लाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो सॉल्यूशन जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास होगा, ठीक है। वो सॉल्यूशन जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट मिल गया, हमने वोल्टामीटर ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट को भी बना लिया। अब हमें 2 छड़ चाहिए, यानी 2 रॉड, ठीक है। मैं रॉड का कलर ले लेता हूँ, एक ब्लैक। एक रॉड मैंने लिया और एक और रॉड ली। अब देखो, एक को मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ थोड़ा, ताकि अलग लगे। देखो ये रॉड क्या होंगे? जैसे कि हमें किसके ऊपर परत चढ़ानी है, तो मान लो कि आयरन है, लोहा है, इसके ऊपर हमें कॉपर की परत चढ़ानी है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, दिखाई दे रहा है? चलो, मैंने कहा कि भाई आयरन है, आयरन के ऊपर हमें परत चढ़ानी है। किसकी परत चढ़ानी है? तो कॉपर की चढ़ानी है, ठीक है, कॉपर की, ठीक है, कॉपर की परत चढ़ानी है। तो जाहिर सी बात है, अगर आयरन पे कॉपर की परत चढ़ानी है तो मैं एक रॉड लूंगा आयरन का, मान लो ये है हमारा आयरन, ठीक है। और एक रॉड लूंगा कॉपर का, जिसके अंदर से कॉपर के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, वो सोर्स की तरह काम करेगा, कॉपर के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अच्छा, तो कॉपर का रॉड ले लिया और एक मैंने आयरन का रॉड ले लिया, आयरन का रॉड ले लिया। बाकी पानी में भी घुला हुआ है, एक है हमारा कॉपर का आयन और एक है सल्फेट का आयन। कॉपर है प्लस में और सल्फेट है माइनस में। इतना चीज ध्यान में है। अच्छा, ये जो दोनों प्लेट होते हैं ना, दोनों प्लेट होते हैं, क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक पर इलेक्ट्रॉन चढ़ेगा, इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। तो हमें चाहिए रहते हैं इलेक्ट्रोड। यहाँ सब घाच पाच हो गया है, मैं एक नया पेज लूँ। यहाँ पर पहले मैं आराम से लिखता हूँ, मुझे बताना मैं क्या क्या लिखा हूँ। पहला चीज ये मैं क्या बना रहा हूँ? बर्तन। बर्तन को टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? वोल्टामीटर, ठीक है। यहाँ पर वोल्टामीटर, मैंने ले लिया वोल्टामीटर, वोल्टामीटर। उसके बाद मैं इसमें पानी में नमक घोलूंगा, पानी, पानी में मैं घोलूंगा CuSO4। तो ये क्या बनेगा? घुलनशील जो पानी बना है इसको हम क्या कहेंगे टेक्निकल टर्म में? इलेक्ट्रोलाइट। टर्म याद करते चलो, इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक पर इलेक्ट्रॉन को चढ़ाना है। इन दोनों को कहेंगे हम इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बात बताओ, जैसे मैंने कहा कि ये CuSO4 में Cu प्लस है, SO4 माइनस है। अगर केमिस्ट्री थोड़ा बहुत याद होगा
तो ये पता होगा कि जो पॉजिटिव होते हैं जैसे ही ये अलग हो जाते हैं, पहले तो CuSO4 था तो एक मॉलिक्यूल था, अब ये अलग अलग हो गए तो इन्हें हम आयन कहते हैं, आयन, है ना, आयन। तो जिस जो प्लस रहता है उसे हम कहते हैं कट आयन, क्योंकि इसके ऊपर कट लगा हुआ है ना, कट आयन। और जो माइनस होता है उसे हम कहते हैं एन आयन, ठीक है, जो माइनस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एन आयन, एन आयन। और ये जो कटायन होता है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागता है, क्योंकि सॉरी नेगेटिव की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये कटायन कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, ठीक है, नेगेटिव की तरफ। तो एक बात बताओ, ये जो मैंने अभी इलेक्ट्रोड लगाए हैं, मैंने कहा कि एक पर एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मान लो ये कॉपर का है, कॉपर कॉपर का है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या ऐसे ही पानी में डालते ही इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है? नहीं, इसको हमें बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, इसको पावर देना पड़ेगा कि भैया इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले। तो मुझे क्या करना होगा, बैटरी से जोड़ना होगा। तो मैं एक बैटरी बना देता हूं यहाँ पे। यहाँ मान लो कि ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी। अब बताओ, अब एक चीज मुझे बताओ कि इसमें से ये जो Cu प्लस है, कॉपर है, वो मुझे चढ़ाना है इस वाले रॉड पर, ये आयरन का है यानी लोहे वाले पे चढ़ाना है, और ये पॉजिटिव है। तो मुझे लोहे वाले को बैटरी के किस टर्मिनल से लगाना होगा, पॉजिटिव के या नेगेटिव से? अगर मैं इस लोहे वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से लगाऊंगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या इस पॉजिटिव पर ये Cu प्लस आएगा? नहीं, वो तो रिपेल कर देगा। इसके लिए मुझे इस आयरन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना होगा ताकि ये नेगेटिव हो सके। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये नेगेटिव, और यहाँ से एक वायर जोड़ देता हूँ इसको, और एक पता चल गया तो दूसरा हमें पता है किससे जोड़ना है, पॉजिटिव से। यानी अब हमारा ये पूरा का पूरा सर्किट जो हो गया है कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इन लोग का पानी बढ़ा देता हूँ ताकि ये पानी में डूब जाए, तो पता चलेगा ऊपर ही है सर, पानी में डूब गए, ठीक है, इस सोल्यूशन में डूब गए। अब देखो, हाँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा सारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही ये बैटरी से मैं लगाऊंगा, अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव करंट इसमें आएगा और इसके जो कॉपर होंगे यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। पानी में भी कुछ घुले हुए कॉपर हैं, ये भी निकलना शुरू हो जाएंगे, और ये कहाँ पर जमना चालू हो जाएंगे, इस वाले रॉड पर, आयरन पर जमना चालू हो जाएंगे, आयरन पर जमना चालू हो जाएंगे, ठीक है, आयरन पर जमना चालू हो जाएंगे। और 4 से 5 मिनट बाद जब आप देखोगे तो आपका जो आयरन है, जितना हिस्सा पानी के अंदर है, उसके ऊपर कॉपर की परत चढ़ गई रहेगी। इसकी परत चढ़ गई रहेगी, कॉपर की, और इसे ही कहते हैं कॉपर प्लेटिंग, कॉपर प्लेटिंग, प्लेटिंग। मैंने बिना किसी कलर का इस्तेमाल किए अपने लोहे को कलरफुल बना दिया, और ये प्लेटिंग इतनी मजबूती से चढ़ता है कि इसमें कोई भी कोरोजन नहीं होगा, कोई भी इसे आप खुरच के निकाल नहीं सकते हो। समझ लो ये आयरन का एकदम हिस्सा हो गया है। अगर आप इस पर कलर मारते तो कलर को आप छुड़ा सकते हो, मिट्टी का तेल लगा करके, कुछ भी करके कलर आपका छोड़ देगा। लेकिन एक बार ये प्लेटिंग हो गया तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जाकर के घुस गए हैं उसके अंदर, अब ये कभी छूटेगा नहीं। इसको घर पे परफॉर्म करना है तो परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे क्या करना है हमें, सिंपल बताओ, पहले क्या लेना पड़ेगा, एक कांच का बर्तन, कांच के बर्तन को क्या कहते हैं हम, वोल्टामीटर, वोल्टामीटर लेंगे, वोल्टामीटर ले लिया। उसके बाद वही मार्केट से जाएंगे, ये क्या ले लेंगे, नीला थोथा, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलेगा, कॉपर, है ना, कॉपर मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं CuSO4, इसका सोल्यूशन बना लेंगे, सोल्यूशन। उसके बाद घर पे क्वाइन होगा, है ना, 1 रुपए, 1 रुपए का क्वाइन, 2 रुपए का क्वाइन, है ना, ओके।
अब वो कॉइन, 1 रुपए का कॉइन किस कलर का रहता है? सिल्वर, मतलब कि चांदी टाइप ऐसे ही रहता है ना, ठीक है। तो उस कॉइन को क्या करना किसी भी, मान लो एक कॉइन मैंने बना दिया है, कॉइन है, इस कॉइन को इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर डाल देना। इस कॉइन को पूरी तरीके से ऐसा मत डालना कि पूरा अंदर ही, इससे डाल करके अब इस कॉइन से कोई रॉड वगैरह निकाल देना ताकि इसके अंदर हम बैटरी को जोड़ सके, है ना। या वो चिमटा आता है ना, लोखंड वाली चिमटा, उससे पकड़ के उससे जो एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, ऐसा वाला रहता होगा, अगर देखा होगा तो, है ना, ऐसा उसको दबाते हैं तो इसमें कॉइन को पकड़ पकड़ लेता है और उसके बाद उसको डुबा देंगे और इसमें चिमटे में फिर हम बैटरी को जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक ले लेंगे यहाँ पर कॉपर का वायर, ताकि उसके अंदर से कॉपर निकल सके, कॉपर वायर, कॉपर निकल सके। उसके बाद फिर 5 वोल्ट का वो बैटरी आता है ना चार्जिंग वाला, 10 वोल्ट या 5 वोल्ट का, उसको लेंगे, को ले लेना और सेम इस कॉपर जो वायर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना और इस जो तुम्हारा 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का रहेगा उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना। उसके बाद 4 से 5 मिनट तक वेट करना, 5 मिनट तक वेट करना और जैसे ही 5 मिनट बाद निकालोगे आपका वो व्हाइट कलर का जो सिक्का रहेगा अब उस पर कॉपर की प्लेटिंग चढ़ गई रहेगी और वो कॉपर, मतलब कि उस कलर का हो जाएगा, कॉपर कलर का हो जाएगा। समझ में? हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब यहाँ एक चीज याद रखो, हमने ये जो 2 रॉड इस्तेमाल किए थे, यहाँ पर हमने रॉड दिखाया था, ये जो दो रॉड, इन रॉड्स को भी एक अलग नाम से जाना जाता है। जैसे वो रॉड वो रॉड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कैथोड, ठीक है, कैथोड, कैथोड। और याद रखना कैथोड पर हमेशा जाता है कटायन। कैथोड के ऊपर कौन चढ़ेगा? कटायन। कैथोड के ऊपर कटायन, कटायन होता है पॉजिटिव, इसलिए कैथोड क्या होगा? नेगेटिव। और जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है उसे कहते हैं एनोड और एनोड के ऊपर आता है एनायन। समझ में? क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव और एनायन होता है नेगेटिव। क्लियर हुआ? हाँ, देखो अब मैं ये यहाँ पर दिखा देता हूँ, वैसे तो दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो वही एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर एक चम्मच है, ठीक है, चम्मच, अगर तुमको इस चम्मच को मान लो कि सिल्वर कलर का करना है, तुम्हारे घर में स्टील का चम्मच होगा उसको सिल्वर कलर का करना है, तो यहाँ पर एक सिल्वर प्लेट लगा देना, सिल्वर प्लेट से सिल्वर निकलेगा और इस पानी में सिल्वर सल्फेट SI, सिल्वर का क्या होता है AgSO4, AgSO4 सिल्वर सल्फेट, उसका भी सॉल्ट ले लेना, उसको घोल देना, तो इसमें से Ag प्लस और SO4 माइनस हो जाएगा, ये निकलेगा पूरा, यहां से भी आएगा और चला जाएगा इस चमचे पर, इस चमचे पर, और कुछ देर बाद जब निकालोगे तो तुम्हारा जो स्टील का चमचा है वो सिल्वर का हो जाएगा। समझ में? हाँ, इसमें ये वाली बैटरी इसका इस्तेमाल कर लेना, यहाँ पे लगा देना, तो इसमें सारा का सारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देख लो ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इस पर जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, उसको हम कहते हैं कटायन, और कटायन हमेशा जाता है कैथोड पर, क्योंकि कैथोड कनेक्टेड रहता है माइनस से, और वही उसी टर्मिनल को, उसी चीज को हम माइनस से कनेक्ट करते हैं जिस पर हमें प्लेटिंग करनी है, जिस पर हमें कटायन चढ़ाना रहता है। इतना क्लियर है? और जो नेगेटिव है, नेगेटिव को हम कहते हैं एनायन, और एनायन जाता है एनोड पर, एनोड पर। तो अगर कोई इस दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि एनोड क्या है, एनायन क्या है, कैथोड क्या है, कटायन क्या है। जो 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड, इन्हीं के 2 फॉर्म हैं। एक को हम कहते हैं एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, सॉरी, एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और दूसरे को हम कहते हैं कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है।
कैथोड पर हमेशा जाता है कटायन, याद रखना कैथोड पर हमेशा क्या जाएगा, कटायन। तो कटायन पता है, कटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिस पर ये जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा। तो ऐसे याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया अभी हमने बात करी, इसको लेकर के दो नियम दिए गए थे, और उस नियम को दिया था फराडे नामक विद्वान ने, ठीक है। ये फराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड दो नियम दिए हैं, तो इसको हम कहते हैं फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हालांकि फराडे ने जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उससे भी रिलेटेड लॉ दिए हुए हैं, तो हम उसको भी देखेंगे बाद में, लेकिन अभी ये समझते हैं फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फराडे ने दो नियम दिए थे इस इलेक्ट्रोलिसिस से। मैंने शायद इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया क्या? इलेक्ट्रोलिसिस है ना, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड दो नियम दिए थे। पहला नियम उन्होंने क्या कहा, देखो मैं पहले लिखता हूं, फिर एक बार रिकॉल कराऊंगा कि अभी हमने क्या देखा है। फर्स्ट लॉ इन्होंने कहा था कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, डिपोजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, डिपोजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग electrolysis is directly proportional to directly proportional to the amount of electric charge, the amount of इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से पास्ट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, पास्ट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब इस स्टेटमेंट में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसके बारे में मैंने बताया नहीं। मैंने बताया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो अभी मैंने कहा कि भैया चमचा, अगर तुम्हें स्टील का चम्मच इसमें कन्वर्ट करना है सिल्वर में, तो सिल्वर का कुछ अमाउंट उस स्टील पर जाएगा, तो वही हो गया m। वो किस पर डिपॉजिट होगा, उस चमचे पर। वो चमचा एक इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेगा, मतलब कि उसे हमें नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा, है ना। वो एक इलेक्ट्रोड है, वो उस चमचे पर डिपॉजिट होने वाला वो सिल्वर का अमाउंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितने इलेक्ट्रिक चार्ज निकलेंगे जो हमने प्लस टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है ये। अब भाई जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से इसमें से भी मान लो कि ये है हमारा सिल्वर का रॉड है, ठीक है, सिल्वर का रॉड है, तो इसमें से भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चार्ज निकलेंगे, और वो चार्ज जाकर के इस पे डिपोजिट होंगे। तो जितना चार्ज इसमें से निकलेगा उतना ही जाकर के इस पे क्या होगा, डिपोजिट होगा, है ना। हाँ, वही चीज कहा है इसमें कि भाई जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
क्यू क्यू। अब देखो ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। अब जो चार्ज होता है, चार्ज का हमने जब फॉर्मूला देखा था स्टार्टिंग में, अगर कोई चार्ज मूव करने लगे तो करंट बन जाता है। तो हमने देखा था करंट क्या था, आई इज नथिंग बट चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है वो करंट है। तो हम Q इज इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी, है ना, आई टी। अब देखो, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हमें हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्या आता है, M इज इक्वल टू जेड आई टी। अब यहाँ पूछोगे जेड क्या है, तो जेड है एक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बड़ा बड़ा सा नाम हो गया ना, लिखता हूँ। M इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड क्या है, जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि सारा का सारा चीज इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है और केमिकल बनाया हमने अभी भी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब देखो इस जेड को हम निकालते कैसे हैं, ये निकलता कैसे है। हालांकि यहाँ हमारा इसका एक टॉपिक है नहीं, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ कि ये निकलेगा कैसे। तो किसी भी जो भी हम सॉल्ट लेंगे, जैसे मैंने लिया कॉपर सल्फेट CuSO4, तो हमने जब इसको पानी में घोला तो ये निकला Cu+2SO4 2-, है ना, हाँ, Cu+2 और SO4 2- में ये निकल गया। तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, इस कॉपर सल्फेट के पूरे कॉपर सल्फेट का जो एटॉमिक मास है उसको निकाल लेना है। एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, हालांकि केमिस्ट्री में हम अच्छे से इसको समझेंगे जब पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ बताता हूँ कि भाई जैसे कॉपर है, कॉपर का पहले एटॉमिक मास कितना है, देखो यहाँ देखो कॉपर पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे कॉपर है तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना है 63.546। तो हम क्या लेंगे 63 लेंगे, ठीक है, 63 प्लस प्लस उसके बाद क्या है, ये है सल्फर एस क्या है सल्फर। तो सल्फर का हम मास देखेंगे, सल्फर कहाँ है जी, सल्फर है यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ सल्फर का कितना है 32। उसके बाद ये है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम 4 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देख लेंगे क्या है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो कहाँ है, यहाँ है, ऑक्सीजन का है 15.999, मतलब हम 16 ले सकते हैं, तो यहाँ हम ले लेंगे 16। सबको जोड़ो, 63 प्लस 32 प्लस 64 कितना होगा 159। 4 4 2 6 3 9, 6 3 9 और 9 6 15, 159, ठीक है, 159 ग्राम हो गया ये, 159 ग्राम, ये मॉलिक्यूलर उनका वेट हो गया पूरा जितना हमने लिया। अब इस चीज को क्या करना है, इनके ऊपर जो चार्जेस है, जैसे यहाँ +2 है, यहाँ पर भी +2 है, ठीक है, तो इनके ऊपर जो भी चार्जेस रहता है उसी चार्ज से डिवाइड कर दिया जाता है, 159 डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ पर +1 होता तो 1 से डिवाइड करते हैं, +4 होता या -4 होता, जो भी चार्जेस रहता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है, जैसे इसको करेंगे तो 2 7 14, 2 9 18, 2 5 10, 79.5, यही जेड की वैल्यू है। ये क्या है, इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनैलिटी, जेड की वैल्यू। हालांकि जब यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है तो वो लोग ऑलरेडी जेड की वैल्यू मेंशन करके देते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा अब तक?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखें कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहेगा, पहले ये फॉर्मूला याद हो गया ना, m इज इक्वल टू जेड आई ई, जेड आई इसको याद रखते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2 एम्पियर की धारा यानी करंट, 2 एम्पियर की धारा यानी करंट 6 मिनट तक, 6 मिनट तक वोल्टामीटर में प्रवाहित होती है। वोल्टामीटर यानी उस बर्तन में, वोल्टामीटर में प्रवाहित होती है, वोल्टामीटर में प्रवाहित होती है। यदि इसमें कॉपर सल्फेट रखा हो तो, यदि इसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 रखा हो तो, कैथोड पर अपघटक की मात्रा ज्ञात करें। तो कैथोड पर क्या आएगा हमेशा, कैटायन या एनायन, कैटायन। कैथोड पर अपघटन यानी जो आएगा उसी को अपघटन कहते हैं, की मात्रा क्या होगी। उसमें जेड की वैल्यू दिया है 20। सॉल्व हो सकता है। सिंपल, क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z कितना है 20, i कितना है 2 और टाइम कितना है 6 मिनट 6। m इज इक्वल टू 20 दूनी 40, 40 छक्का 6 चौका 24, 240 ग्राम। यानी कि जो कैथोड होगा, कैथोड पर कॉपर का जो लेप इकट्ठा होगा वो कितना होगा 240 ग्राम, 240 ग्राम। इतना क्लियर हुआ। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि 2 एम्पियर की धारा 12 मिनट तक, 2 एम्पियर की धारा 12 मिनट तक CuSO4 में प्रवाहित होती है। CuSO4 में प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है। तो कैथोड पर 480 ग्राम कॉपर मिलता है। तो कैथोड पर 480 ग्राम कॉपर मिलता है। ठीक है, कॉपर मिलता है। यदि धारा 3 एम्पियर हो तो, यदि धारा 3 एम्पियर हो तो 16 मिनट बाद, 16 मिनट बाद कैथोड पर कितना ग्राम कॉपर मिलेगा। कैथोड पर कितना ग्राम कॉपर मिलेगा, निकल जाएगा क्या, ट्राई करके बताओ। चलो
इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा है। देखो इसमें दो चीजें पूछा है ना। हमको क्या क्या दिया है, पहले अगर हम डेटा में देखें तो डेटा में पहले कहा कि 2 एम्पियर की धारा थी, यानी करंट था 2 एम्पियर। कितने मिनट तक गया, 12 मिनट तक। टाइम कहा 12 मिनट। और किसमें गया था, CuSO4 में। और तो कैथोड पर मिलता है वो 480 ग्राम मिलता है, तो क्या मिलेगा, M मिलेगा 480 ग्राम। लेकिन हमें इसमें Z की वैल्यू नहीं दी है। फिर कह रहा है कि अगर करंट की धारा 2 से बढ़ाकर 3 कर दे, यानी कि करंट हो जाएगा 3 एम्पियर और टाइम 12 से 16 मिनट कर दिया जाए, तो कैथोड पर कितना कॉपर मिलेगा, तब M कितना मिलेगा। तो भाई हमको अगर ये निकालना है तो इसके लिए हमें Z चाहिए, और Z निकालने के लिए हमें इस डेटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो हम पहले Z निकालेंगे। हमारे को पता है कि भैया M इज इक्वल टू होता है ZIT। M है यहाँ पर 480 पहले डेटा के अकॉर्डिंग, Z और I है कितना 2, T है 12, तो कितना हो जाएगा 480 इक्वल टू Z इंटू 24। 24 को इधर लाएंगे तो 480 बटे 24 इज इक्वल टू Z, 2 बार में जाएगा, आ जाएगा 20, यानी Z की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, 20 आ गई। बस अब क्या करना है, इसी Z की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। अब दूसरा डेटा इस्तेमाल करो, M इज इक्वल टू ZIT इज इक्वल टू, Z कितना निकाला हमने अभी 20, I करंट कितना कहा है, इसमें 3 एम्पियर का है, टाइम कहा है 16 मिनट। बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 के 2 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 48 दूनी 96, यानी 960 ग्राम हमें हमारा फाइनल आंसर। यानी कि अगर 3 एम्पियर की धारा 16 मिनट तक जाएगी तो कैथोड पर हमें 960 ग्राम कॉपर मिलेगा। 960 ग्राम कॉपर। इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो अब इसी के साथ हम दूसरा भी समझ लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। दूसरा में कुछ न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, बस वो स्टेटमेंट समझने वाली बात है। ठीक है, तो दूसरा लॉ क्या कहता है उसको मैं समझा देता हूँ। सेकंड लॉ देखो क्या कहता है, इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी M की बात कर रहा है, डिपोजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, डिपोजिटेड at an electrode during electrolysis is directly proportional to the chemical equivalent of the substance। अभी केमिकल इक्विवेलेंट अभी निकाल के बताया क्या होता है। केमिकल इक्विवेलेंट यानी Z ऑफ द सब्सटेंस यानी सेकेंड में फराडे ने ये कहा कि भाई प्लेट पर कोई दूसरी परत चढ़ जाएगी, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन वो दूसरी परत कितनी चढ़ेगी वो डिपेंड करेगा कि उसका Z वैल्यू कितना है ना, उसका Z वैल्यू कितना है। क्योंकि हमको पता है कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले तो IT होता है, लेकिन जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो हमने देखा कि Z आ रहा है, एक फैक्टर है ना ZIT। तो ये Z की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो M की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और Z की वैल्यू अगर घटेगी तो M की वैल्यू भी घट जाएगी, है ना। उन्होंने कहा कि भाई जैसे मैं 2-3 बीकर ले लेता हूँ, मतलब 2-3 वोल्टामीटर ले लेता हूँ। एक ये वोल्टामीटर है, एक और वोल्टामीटर है, एक ये और वोल्टामीटर, 3 ले लिया। अब 3 में मैं अलग अलग टाइप के सॉल्ट डालूंगा, अलग अलग टाइप के सॉल्ट डालूंगा। मैंने इसमें डाल दिया CuSO4, इसमें डाल दिया
AgSO4, ठीक है, AgSO4। एक में मैंने डाल दिया मान लो कि कैल्शियम, CaSO4, और एक ले लेता हूं मैं और उसमें मैं डाल देता हूं जिंक, ठीक है, जिंक को हम कहते हैं ZnSO4। अब हमने ये बताया आपको कि भाई Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं। Z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इन सब का हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, यानी यहां पर हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक मास यूं कह दे, सबका अलग अलग करके जोड़ मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेता हूं। मॉलिक्यूल का वेट, मॉलिक्यूलर वेट, उसको डिवाइड कर देंगे, उसके ऊपर जो पावर होगा उसको हम कहते हैं कटायन की पावर, कटायन पावर, ठीक है, या आयोनाइजेशन पावर, ठीक है, उसे डिवाइड कर देंगे। तो अब देखो यहाँ कॉपर है, कॉपर की कुछ और वैल्यू है, इसकी कुछ और वैल्यू है, कैल्शियम की कुछ और वैल्यू है, जिंक का कुछ और वैल्यू है, तो इन सब का जेड की वैल्यू अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और जिसका जेड का वैल्यू ज्यादा आएगा उसी उसी में जो प्लेटिंग होगी वो ज्यादा अमाउंट में होगा, है ना। मैंने इस वाले में भी 5 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा दिया, इसमें भी 5 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा दिया, इसमें भी 5 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा दिया, इसमें भी 5 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा दिया। यानी मेरा जो फॉर्मूला है M=ZIT, इसमें मैं ये दोनों चीजें कांस्टेंट रख रहा हूं, I और T। जितना I पहले वाले में उतना दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और जितना टाइम पहले वाले में उतना दूसरे, तीसरे, चौथे में। तो हम देख रहे हैं अल्टीमेटली हमारा M किस पर डिपेंड कर रहा है, जेड पर, और जिसकी जेड की वैल्यू ज्यादा उस पर सब्सटेंस ज्यादा डिपोजिट होगा। यही बात उन्होंने कही कि भाई द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट। समझ में आ गया। और यहाँ पर हमारा फैराडे का जो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड लॉज थे दोनों वो खत्म हो, ठीक है। अच्छे से इसको देख लेना, इसमें से बस पहले के ऊपर ये न्यूमेरिकल पूछता है। तो पहले का न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट याद रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन रहता है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट